हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम CDP के 2026 के लिए इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन करेंगे जो 2023 के पेपर में आए थे। आज हम वही क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि सीटेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं जो पेपर में आते हैं। ठीक, चलिए बिना टाइम गंवाए चलते हैं क्वेश्चन पर। लेकिन आप उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है डिस्ग्राफिया क्या है। डिस्ग्राफिया क्या है? नंबर एक भाषा विकार है जिसकी विशेषता हकलाना, उच्चारण में त्रुटि करना है। नंबर 2, एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशी बाधिता है। नंबर 3, एक तंत्रिका तंत्र विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। नंबर 4, एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव, अवेगशील व्यवहार है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है नंबर 3। क्या है? इसका सही उत्तर है नंबर 3। क्या है सही उत्तर इसका? नंबर 3। क्योंकि जो डिस्ग्राफिया है ये लेखन संबंधी विकार होता है जिसमें सही से अच्छा बच्चा नहीं बना पाता। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिभावान बच्चों की शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता क्या कहलाता है? प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है वह क्या कहलाता है? नंबर 1, विभेदित निर्देशन, संवर्धन, त्वरण, विसर्जन। बताइए क्या होगा उत्तर। इसका जो उत्तर होगा त्वरण होगा, गतिवर्धन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें क्या चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए जो समावेशी शिक्षा की दिशाओं में टीचर काम कर रहे हैं? नंबर 1, पाठचर्या में अनुकूलन करें। नंबर 2, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें। नंबर 3, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों की जांच करें। नंबर 4, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 मतलब परिचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित प्रोग्राम की जांच करें। देखिए ये क्या दिया है, निगेटिव है। विविधता कोई बात है, जहाँ पर भी समावेशी शिक्षा में निगेटिव वर्ड दिखे वह क्वेश्चन वहाँ पर हमेशा गलत होगा। फिर अगला देखते हैं शैशवावस्था में सामाजिकरण डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला, प्राथमिक, तृतीयक और माध्यमिक, द्वितीय, प्राथमिक, माध्यमिक तृतीयक। मैंने आपको सामाजिकरण में आपको बताया है कि कौन सी कब किस अवस्था में कौन सी क्या कर रहे हैं उसको सामाजिकरण की जो संस्थाएं हैं काम आती हैं यूज होती हैं। तो आपका इसका उत्तर होगा नंबर 2। क्या होगा उत्तर इसका? नंबर 2, प्राथमिक और माध्यमिक संस्था इसके लिए है। शैशवावस्था में आएगी प्राथमिक जबकि बाल्यावस्था में आएगी माध्यमिक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेवी-गोत्स्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। लेवी-गोत्स्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। नंबर 2, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। नंबर 3, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। नंबर 4, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं 6वें क्वेश्चन पर।
लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार कि नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। क्या? अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था स्तर। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका उत्तर होगा पारंपरिक स्तर। कौन सी? पारंपरिक स्तर। गुड गुड बॉय एंड गुड गर्ल। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ में का क्या कह रहा है। ये कह रहा है शिक्षकों और साथियों साथियों जैसे अधिक जानकर अन्य लोग से बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये क्या है? ये कथन है। कारण क्या है? सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर देखिए, जो कथन है वह सही है और कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी करता है, क्योंकि जो सामाजिक संपर्क में रह के ही बच्चा सब कुछ सीखता है। नंबर 8, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। नंबर 1, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वाले के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 2, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके सुगम अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। नंबर 4, विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक और यह तय पर करना चाहिए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा 3 नंबर, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि करना प्रदान करना चाहिए जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। किस आयु के बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और चुटकुले और पहेलियाँ पसंद करते हैं, जिनमें शब्दों का खेल जिनमें शब्दों का खेल शामिल होता है। बताइए कौन सा साल होगा उनका। अब आप लगाइए इनमें से वह शब्द कौन सा है जिसमें बच्चे स्कूल जाना सीखता है। लगाइए। इसका उत्तर होगा 7 साल। कैरल गिलगिल ने कोलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। मैंने आपको कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत बताया था कि उनकी आलोचना कैरल गिलगिल ने क्यों की। यदि आपको नहीं पता था, हमारे वीडियो पिछले वाले जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में डाला है। नंबर 1 क्या है? सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से, अनुवांशिकी कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, केस अध्ययन को अनुशासन पद्धति के रूप में उपयोग करने से। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा नारीवाद के दृष्टिकोण से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति संदर्भित करता है। ये कारण परिणाम का विश्लेषण है, केंद्रीयन है, विकेंद्रीयन है और परागमन है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा केंद्रीयन। क्या होगा? केंद्रीयन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा प्रयास रहता है कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करा सकें। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश है और सोच डैश है। बताइए। धीमी, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, स्थिर और तार्किक है। नंबर बी, स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, धीमी है, तार्किक है। नंबर 3, स्थिर है, तार्किक है, धीमी है, आत्मकेंद्रित है। नंबर 4, धीमी है, तार्किक है, स्थिर है, आत्मकेंद्रित है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धीमी है। पहले में प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, और जबकि बाल्यावस्था में वृद्धि जो है स्थिर है और सोच तार्किक हो जाती है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से स्थूल गतिक कौशल कौन सा है।
बुनाई, तैरना, एक जहाज पर वृत्त रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर एक बड़े आयताकार रूप में उसको अनुसार काटना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? स्थूल गति मतलब छोटे छोटे हाथों से जो काम किया जा सकता है। बताइए जल्दी से क्या होगा उत्तर इसका? क्या होगा उसका उत्तर? स्थूल का मतलब होता है जिसमें हम पूरी अपनी मांसपेशियों का उपयोग करें, जिसमें तैरने में हमारे बड़े बड़े हाथों का उपयोग होता है तैरने पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर, भौतिक वृद्धि विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। एकीकरण, विभेदीकरण, शीर्षगामी, समीपस्थ समीपस्थ, शीर्षगामी, विभेदीकरण, एकीकरण। चलिए बताइए इसका क्या होगा उत्तर? भौतिक वृद्धि और विकास विकास के शीर्षगामी समीपस्थ के सिद्धांत का पालन करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि है और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। चलिए बताइए। नंबर 1 भाषाई का अंतर्वैयक्तिक, नंबर 2 दिक् स्थान अंतर्वैयक्तिक, नंबर 3 अंतर्व्यक्ति दिक् स्थान, ऑप्शन 4 अंतर्व्यक्ति भाषिक। यदि हिंदी समझ नहीं आती है तो आप इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। क्या है? देख लीजिए, स्पाइरल। दिक् स्थान का मतलब क्या है? स्पाइरल। चलिए इसका उत्तर बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर 15 का उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दार्शनिक के पास अंतर्व्यक्तिक, जबकि वहीं पर मूर्तिकार के पास दिक् स्थानिक बुद्धि होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 16, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, नंबर 2 सीखने के पुनर्बल की भूमिका पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, ऑप्शन 4 एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो को आपको वीडियो तुरंत मिल सके। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। बच्चों की समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। नंबर 2 कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। नंबर 3 उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। ऑप्शन 4 उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा? आपको हर चीज़ में देखना है, जहाँ पर ज़्यादा बच्चे एक्टिव रहेगा उसका उत्तर वही सही होता है अधिकतर। आप देखिए यहाँ बच्चा कहाँ पर एक्टिव है। देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने में अवसर देना। ठीक। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18, कारण क्या है इसका? कथन क्या है? बच्चों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चे की सक्रिय भागीदारी और संलग्न हो। कारण क्या है? सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। कारण दोनों गलत है, दोनों सही है, आर एक व्याख्या करता है। दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता। ये सही है, आर गलत है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए आर की सही है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? संगठन, वर्गीकरण, वैचारिक, गैर प्रसंगीकरण। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा गैर प्रसंगीकरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिनमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? नंबर 2, क्रिया की परिभाषा क्या है? आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, कक्षा की शुरुआती से क्रियाओं के उपयोग में के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? नंबर 1, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ है क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त रूप से पढ़ाई नहीं की। नंबर 3, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। नंबर 4, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे मेरा ध्यान भटकाया था। बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? पूछ कर है विफलता के आंतरिक आरोपण का उदाहरण, एक उदाहरण है। आंतरिक आरोपण का मतलब अपने ऊपर देखना है। इसमें बच्चे जो अपने आप के बारे में बोले, इसमें है मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। पहले इसका कथन देखते हैं। इसका भी कथन है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर के अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों के खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। क्या अभिकथन है? नंबर 2, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए आर दोनों सही है। क्या है? ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर 23, ले वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकलात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डैश बच्चों के संकलात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? मूर्ति पुरस्कार, सहकर्मी सहयोगी, सामाजिक अलगाव और मानकीकृत पाठ्यक्रम। ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकलनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? बताइए जल्दी से। इसका होगा सहकर्मी सहयोग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आप देख लीजिए, ले वाइगोत्स्की से कम अभी तक में 4 से 5 क्वेश्चन मिल चुके हैं, जबकि मैंने ले वाइगोत्स्की को बहुत आसान तरीके से अपने इसी चैनल में मात्र 15 मिनट के अंदर करा के पढ़ाया है। यदि आप अभी भी आपके ले वाइगोत्स्की के क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ले वाइगोत्स्की के अनुसार ले वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या है? आंतरिक वाक मतलब जो अंदर हम बातचीत करते हैं, वही आंतरिक वाक है। देखते हैं नंबर 1, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, विकासात्मक देरी का संकेत है, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का तरीका है। बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? यदि आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आप इसका उत्तर तुरंत कर सकते हैं। बताइए जल्दी से। इसका उत्तर होगा बच्चे के अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ऑप्शन नंबर 25, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में का मदद करता है। तो जीन पियाजे के अनुसार सोच की विशेषता क्या है? यदि आपने मेरा जीन पियाजे का वीडियो देखा होगा तो आप इसको खूब आराम से बिना किसी झिझक झिझक के उत्तर दे सकते हैं। पहला नंबर है पारगमनात्मक तर्क, जीववादी चिंतन, केंद्रीयन, अपरिकल्पित निगात्मक चिंतन। चलिए बताइए, इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा जीववाद चिंतन। जैसा आप यहाँ पर देखते हैं, उसने जिंदा रहने के लिए बात किया, किसकी? बटन की। बटन को एक जिंदा वस्तु बताई, तो क्या वो जीववाद में आता है। ऑप्शन नंबर 26 चलते हैं। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता क्या है?
जो ये स्वालीनता जो है ये एक विकार है जो बच्चों के अंदर होती है। यदि आप इसके बारे में इसका उत्तर दीजिए। नंबर 1, कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता है। उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता है। बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार है। संवाद कौशल का उच्च स्तर है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, जैसे स्वालीनता होती है, बच्चा एक चीज़ को बार बार दोहराव करता है और व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर 27 पे चलते हैं। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण क्या है इसका। जब विद्यार्थी विविध मतभेद के बीच बातचीत में संलग्न होता है तो समालोचनात्मक चिंतन और रचनात्मक चिंतन से सोचने की क्षमताओं को सीखने और समृद्ध करते हैं। सोचने की क्षमता को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 पर निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तथ्यों को रटने पर यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास को उत्कृष्ट बनाना, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना, समूलचनात्मक चिंतन का विकास करना। बताइए अधिगम का मुख्य प्रथम लक्ष्य क्या होना चाहिए। आप बच्चों में क्लास में पढ़ाएंगे तो आपका लक्ष्य पहला क्या होगा। बताइए जल्दी से। समूलोचनात्मक चिंतन का विकास करना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती हो, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती हो, जटिल से सरल की ओर बढ़ती हो, तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती हो। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा जब भी कोई चीज़ सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती हो। जो चीज़ सामान्य मतलब होता है बच्चे ने जो चीज़ देखी है फिर उससे उस तरफ ले जाओ जो चीज़ उसने नहीं देखी तो वह उसे आराम से कर सकता है। मतलब उदाहरण से क्वेश्चन की ओर ले जाओ। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 है। विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों में विविधता है। नंबर 1 को महत्व दिया जाना चाहिए। विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए। मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। नंबर 2 विविधता की उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों को एक रूपता लाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए जहाँ पर निगेटिव वर्ड लगे सबसे पहले उसे काटना है हमें। ऑप्शन नंबर 3 क्या है। शिक्षक विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 विविधता को शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखना चाहिए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। यदि आपने इसको ध्यान से देखा होगा पढ़ा होगा तो आप ज़रूर इसका उत्तर कर सकते हैं। आप इसको अपने ऊपर देखिए आप लिए कौन सा उत्तर सही लगता है। इसका उत्तर होगा विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता को प्रतिबिंब के रूप में देखना चाहिए। मतलब विविधता को हमें एक अच्छे अवसर के रूप में देखना चाहिए। आज का हमारा लास्ट वीडियो था। यदि आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिससे कि अधिक बच्चों तक उनको लाभ हो सके। हमने अब आपको डेली 30 क्वेश्चन की सीरीज चालू कर दी है। आपको यह सीटेट के पेपर तक मिलती रहेगी। साथ ही हम जल्द एक और सीरीज लेकर आने वाले हैं जो सामाजिक विज्ञान के लिए हम ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो आपको सेम वही क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। क्योंकि हमें पता है पेपर कहाँ से बनता है कैसे बनता है। हम उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन बनाएंगे आपको देंगे। आप वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू।